तो अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट से जो क्वेश्चंस आए थे भाई, किसमें, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंदर टोटल 15 क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो उसकी बात कर लेते हैं। हर साल लगभग 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल ही रहे हैं हमको, एंड रिसेंट ट्रेंड देखने को मिला है भाई, एक इंक्रीज देखने को मिला है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट वाले सेक्शन से आ रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन देखना। सो क्वेश्चन नंबर 32 है, एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट से देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, अमॉन्ग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच is the most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide, है ना। मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स बोला गया है हमसे। ओके, सो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। कौन कौन से ऑप्शन हैं भाई, कॉटन है, राइस है, शुगर केन है एंड वीट है। क्वेश्चन 2022 में आया था, हमसे पूछा था मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स फॉर बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो सबसे जो राइस है यार, बच्चे को पता हो कि पैडी फील्ड से सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, मीथेन मिलता है यार। पैडी फील्ड्स जो होते हैं ना, पैडी फील्ड से सबसे ज़्यादा मीथेन होता है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब एनसीईआरटी तो बहुत ज़रूरी है, तो ऐसा नहीं, बस क्वेश्चंस कर लो, समझ आ जाएगा। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमको मीथेन मिलता है। सो पैडी फील्ड्स मतलब राइस फील्ड्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमको क्या देखने को मिलेगा, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टीवेशन इन विच अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड इज प्रैक्टिस रिजल्ट इन। एक सिस्टम है भाई हमारे पास, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, जहाँ पे अल्टरनेट पानी डाला जाता है, फिर सूखा किया जाता है, फिर पानी डाला जाता है, फिर सूखा किया जाता है ना। इसमें क्या होता है, इससे क्या होता है, जो सीड रिक्वायरमेंट है वो कम होता है क्या, है ना। जो सीड रिक्वायरमेंट है वो कम होता है क्या, बिल्कुल सही बात है। जब अल्टरनेट हम ड्राइंग एंड वेटिंग करते हैं फील्ड का, है ना। ये क्वेश्चन 2022 में आया था यार, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो सीड रिक्वायरमेंट है उसको ज़रूरत कम पड़ती है, बिकॉज कुछ सीड खराब हो जाते हैं, कुछ सीड उगते हैं, तो इसमें ख़राब होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। मीथेन प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, तो इससे क्लाइमेट चेंज भी हमारे पास चेक में रहेगा, एंड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो भी कम रहेगा, बिकॉज पानी हम ज़्यादा डाल नहीं रहे हैं। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, इसको बोलते हैं, यहाँ पे करेक्ट क्या है, चारों के चारों हैं, सॉरी तीनों के तीनों हैं, बिकॉज सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में यही प्रैक्टिस किया जाता है, जिससे सीड रिक्वायरमेंट कम होगा, मीथेन एमिशन कम होगा, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट कम होगा और इस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, विथ रेफरेंस टू माइक्रो इरिगेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमको बात किसकी करनी है, माइक्रो इरिगेशन की बात करनी है यार। ये माइक्रो इरिगेशन वाला जो क्वेश्चन 2011 में आया था, माइक्रो इरिगेशन के बारे में हमसे पूछा गया है, करेक्ट। फर्टिलाइजर्स लॉस कैन बी रिड्यूस, माइक्रो इरिगेशन से हम फर्टिलाइजर का जो लॉस है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं भाई, बिल्कुल रिड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज माइक्रो इरिगेशन में हम क्या करते हैं, जहाँ पे पानी की ज़रूरत है रूट्स में हम डाल देते हैं, ड्रिप मतलब टाइनी स्ट्रीम्स के थ्रू, कंटिन्यूस ड्रिप्स के थ्रू, मिनिएचर स्प्रे के थ्रू, इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इरिगेशन बोलते हैं। माइक्रो इरिगेशन में क्या क्या आता है यार, कंटिन्यूस ड्रिप आता है, टाइनी स्ट्रीम्स आते हैं, या फिर मिनिएचर स्प्रे हो गया। ओके, सो इससे रिक्वायरमेंट जो है फर्टिलाइजर का या फिर जो न्यूट्रिएंट लॉस है वो कम होता है, बिल्कुल सही बात है यार। एंड इट इज़ द ओनली मीन्स ऑफ इरिगेशन इन ड्राई लैंड फार्मिंग, गलत बात है भाई, ड्राई लैंड फार्मिंग में और बहुत सारे मीन्स हैं, है ना। बिकॉज ड्राई लैंड फार्मिंग में क्या होता है, हमारे पास प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप विदाउट इरिगेशन इन द रीजन, जहाँ पे बारिश जो है 500 मतलब 50 सेंटीमीटर से जहाँ पे कम बारिश हो रही है एनुअली, वहाँ पे उगाने के लिए हम क्या करते हैं, ड्राईलैंड फार्मिंग का इस्तेमाल करते हैं। क्या ड्राईलैंड फार्मिंग सिर्फ माइक्रो इरिगेशन टेक्निक है, नहीं भाई, यहाँ पे हम उस क्रॉप को उगा सकते हैं जहाँ पे हमारे पास कम वाटर रिक्वायरमेंट हो। सो इट इज़ नॉट दी ओनली मीन्स। और एक्सट्रीम वर्ड है यार, एक्सट्रीम वर्ड्स के चांसेस तो गलत होने के बहुत ज़्यादा होते हैं। इन सम एरियाज ऑफ फार्मिंग द रिसीडिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल कैन बी चेक, बिल्कुल सही बात है। अब जहाँ पे पानी कम हो रहा है, लेवल कम हो रहा है, वहाँ पे हम माइक्रो इरिगेशन से वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अच्छे से फार्मिंग कर सकते हैं। सो दिस इज़ करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव और इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन द एग्रीकल्चर। 2015 में क्वेश्चन आया था यार, जो एक्सेसिव एंड इनअप्रोप्रिएट यूज है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है एग्रीकल्चर पे, ठीक है। प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेसिंग ऑर्गेनिज्म इन सॉइल कैन अकर, जो मतलब जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग सॉइल है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेसिंग ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल में वो बढ़ जाएंगे, गलत बात है। बिकॉज ये जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है ना भाई, वो बैक्टीरियाज जो हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका क्या करा देते हैं, डेथ करा देते हैं। सो लेस बैक्टीरिया मीन्स लेस नाइट्रोजन फिक्सेशन।
ओके, नाइट्रोजन के अमाउंट से फ़र्क नहीं पड़ता, बैक्टीरिया से फ़र्क पड़ता है, और बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल होते हैं ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ द सॉइल कैन टेक प्लेस, बिल्कुल सही बात है यार। अगर हमने एक्सेसिव यूज़ किया नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का तो जो एसिडिटी है वो बढ़ सकता है, बिल्कुल सही बात है। लीचिंग ऑफ द नाइट्रेट्स टू द ग्राउंड वाटर कैन टेक प्लेस, बिल्कुल सही। सपोज ग्राउंड वाटर वहाँ पे नाइट्रोजन जाके डिपॉजिट हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे क्या कर सकता है, लीचिंग हो सकता है। लीचिंग का मतलब क्या है, प्रेसिपिटेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, और यहाँ पे नाइट्रोजन हम जो फर्टिलाइजर्स के अंदर मेन कंपोनेंट होता है वो यहाँ पे क्या हो सकता है, प्रेसिपिटेट हो सकता है, ग्राउंड वाटर जाके एक्यूमुलेट हो सकता है। सो हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है, कट जाएगा C2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, इनमें से कौन सा हेल्प करेगा इन वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर। 2017 में क्वेश्चन आया था यार, इनमें से कौन सी चीज़ हमको हेल्प करेगी इन वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर। हमने देखा भाई जीरो टीलेज में हमारे पास वाटर कंजर्व होता है, हमने क्वेश्चन भी देखा था जहाँ पे जीरो टीलेज वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो जीरो टीलेज जो होता है वो बिल्कुल सही बात है यार। जीरो टीलेज या फिर नो टीलेज, जहाँ पे हम क्या करते हैं, बिना जुताई करें हम सीड को डाल देते हैं, उससे हमारे पास क्या हो सकता है, पानी का वाटर कंजर्व हो सकता है। ओके, बिकॉज ये हेल्प इन रिटेनिंग द सॉइल मॉइस्चर यार, क्योंकि आप इसको उखाड़ दोगे ज़मीन को तो हवा की वजह से ये सॉइल मॉइस्चर उड़ जाएगा। सो अगर हमने जीरो टीलेज से फार्मिंग की तो हमारे पास मॉइस्चर कंजर्व रहेगा, वाटर कंजर्व रहेगा। अप्लाइंग जिप्सम बिफोर इरीगेटिंग द फील्ड, नो भाई, अगर हमने क्या किया है, अगर जिप्सम हमने अप्लाई कर दिया बिफोर इरीगेटिंग देन, है ना, तो हमारे पास क्या होगा, सपोज ये ज़मीन है, यहाँ पे जिप्सम अप्लाई कर दिया, है ना, बिफोर इरीगेटिंग, तो ये पर्कुलेशन को क्या करेगा, कम कर देगा। पर्कुलेशन कम कर देगा तो जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज नहीं हो पाएगा। सो इट विल हेल्प, इट डू नॉट हेल्प इन, है ना, वाटर कंजर्वेशन बिकॉज इट हिंडर्स द पर्कुलेशन। सो अप्लाइंग जिप्सम इज नॉट द करेक्ट आंसर। और इस प्रकार के यूपीएससी ने भी यहाँ पे बहुत पहली बार क्वेश्चन पूछ चुका है भाई जिप्सम वाला, तो ये पॉइंट को याद रखना कि जिप्सम अप्लाई करने से सॉइल पर्कुलेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है जिप्सम अप्लाई करने से। अलोइंग क्रॉप्स रेसिड्यू टू रिमेन इन द फील्ड, अगर हमने क्रॉप रेसिड्यू को वहीं रहने दिया तो क्या हो सकता है, हमारे पास मल्चिंग, है ना, इवापोरेशन कम होगा भाई, है ना, क्योंकि ये मल्च के जैसे काम करते हैं, जो अगर क्रॉप्स को वहीं रहने दिया तो इवापोरेशन को कम करेंगे, है ना, एंड डायरेक्ट अगर रेन ड्रॉप आ रहे हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है सॉइल पे उसको भी कम करेंगे। सो उससे हमारे पास सॉइल को प्रिजर्व कर रहे हैं, सॉइल को प्रिजर्व कर रहे हैं तो ये हमारे पास वाटर को भी प्रिजर्व करेंगे अगर हमने क्रॉप को वहीं रहने दिया तो करेक्ट हमसे पूछा गया यार, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3, आंसर क्या हो जाएगा 36 का C। 37 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कार्बन फर्टिलाइजेशन। 2018 में क्वेश्चन आया, कार्बन फर्टिलाइजेशन की बात करनी है। व्हाट इज कार्बन फर्टिलाइजेशन, है ना, इंक्रीज इन द प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। अभी का जो करंट लेवल है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का वो लिमिटिंग है, तो अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो बढ़ेगा तो एक समय तक हमारे पास प्लांट ग्रोथ तो बढ़ेगा, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड से तो क्या कर रहे हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, बट एक लेवल तक बढ़ेगा, उसके बाद वो क्या होता है, सैचुरेट हो जाता है। इस तरह का ग्राफ बनता है भाई, एक समय तक बढ़ता है उसके बाद सैचुरेट हो जाता है। सो कार्बन फर्टिलाइजेशन का मतलब यही होता है, कार्बन फर्टिलाइजेशन मतलब प्लांट का ग्रोथ बढ़ना, नॉट एसिडिटी, नॉट टेम्परेचर एंड नॉट अडेप्टेशन, इट इज रिलेटेड टू इंक्रीज इन द प्लांट ग्रोथ। जब किसका बढ़ रहा है, कार्बन, है ना भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का जब बढ़ना हो रहा है, और प्लांट किसका इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए इस्तेमाल करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, प्लांट का ग्रोथ ज़्यादा होगा, बट कुछ समय के लिए। इसको हमने क्या बोला, कार्बन फर्टिलाइजेशन बोला। 2018 में क्वेश्चन आया था कार्बन फर्टिलाइजेशन को देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 38 है, विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चरल सॉइल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसी करनी है, एग्रीकल्चरल सॉइल की बात करनी है। 2018 में क्वेश्चन आया था यार, अ हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूस इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अगर ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम नहीं होगी भाई, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, उसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। सो दिस इज इनकरेक्ट। सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सल्फर साइकिल, देखो भाई गलत बात है, सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सल्फर साइकिल में, बिकॉज, है ना, हमारे पास जो मिनरल्स हैं जो कि लिविंग बींग्स के अंदर है वो सॉइल में ही तो आते हैं, और सॉइल से ही तो एटमॉस्फेयर में ही आता है। सो प्लांट मैटर के अंदर हमारे पास सल्फर कॉन्टेंट है, सॉइल, हमारे पास सॉइल, प्लांट एंड एटमॉस्फेयर के बीच में हमारे पास ये सल्फर साइकिल चलता है यार। सो सॉइल डज नॉट बोल रहा है तो गलत बोल रहा है यार। फॉस्फोरस के अंदर बोल सकते हो, बट फॉस्फोरस के अंदर मेन रॉक्स हैं,
एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट रोल नहीं पे करता फॉस्फोरस में, बट सॉइल में प्ले करता है, बिकॉज ऑर्गेनिक मैटर प्लांट जो है वो मर के कहाँ आएगा, सॉइल में आएगा। सो इस प्रकार से ये साइकिल चलता जाता है। इरीगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट टू द सैलिनेशन ऑफ सम एग्रीकल्चर लैंड, बिल्कुल सही है, बिकॉज इरीगेशन से क्या होता है, जो मटेरियल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वॉश ऑफ हो जाते हैं, तो जो सॉल्ट्स हैं वो बच जाते हैं, एंड जिससे सैलिनाइजेशन हो जाता है। ठीक है, सो हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 3 ओनली, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 है, विथ रेफरेंस टू दी सर्कमस्टांसेज इन इंडिया और विथ रेफरेंस टू द सर्कमस्टांसेज इन इंडियन एग्रीकल्चर द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एज्यूम सिग्निफिकेंस। तो हमको यहाँ पे बात करनी है किसकी, हमको यहाँ पे बात करनी है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की। 2018 में क्वेश्चन आया था यार, तो जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर उसके बारे में हमको यहाँ पे बात करनी है कि भाई कंजर्वेशन एग्रीकल्चर होता क्या है। 2018 में यूपीएससी ने पूछा था कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के बारे में, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था यार, और उसमें कुछ स्कीम्स भी आए थे, है ना, कुछ चीज़ें, तो वो तो हमेशा सदाबहार क्वेश्चन की लिस्ट में आता है यार कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। ओके, तो स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन है ये। सो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, अवॉइडिंग द मोनोकल्चर प्रैक्टिस, बिल्कुल सही बात है यार। हम यहाँ पे क्या करते हैं, मोनोकल्चर प्रैक्टिस को अवॉइड करते हैं क्या, हाँ, मोनोकल्चर का मतलब क्या है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में कौन कौन सी चीज़ें आती है ये हमसे पूछा गया है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास मिनिमम टीलेज को अडॉप्ट करते हैं कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट स्टेटमेंट को रोक देते हैं, मैं सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि हाँ मिनिमम टीलेज की बात करते हैं कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के अंदर। हम यहाँ पे अवॉइड करते हैं कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स, बिकॉज प्लांटेशन क्रॉप लाइक शुगर केन हो गया, है ना, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट को ख़त्म कर देते हैं, जिससे सॉइल कंजर्व नहीं रह पाता, एग्रीकल्चर कंजर्व नहीं रह पाता। एंड यूजिंग क्रॉप रेसिड्यू टू कवर सॉइल सरफेस, बिल्कुल सही बात है, ऐसा लगेगा, बट थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बिकॉज हमारे पास कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, मिनिमम टिलेज की बात तो करते हैं, क्रॉप रेसिड्यू को इस्तेमाल करते हैं फॉर सॉइल कवर, ये भी सही है, जिससे क्या होगा, यही प्रकार का तो है यार हमारे पास, इस प्रकार का क्वेश्चन है। वाटर कंजर्वेशन को कौन करना, इसको देखो, इसको रिपीटेड बोलते हैं यार, इस प्रकार से तो क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड PYQ 36 + 39, ठीक है, 2017 में तो आया है, 2018 में वही प्रकार का आया है ना, जीरो टिलेज, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, वाटर कंजर्वेशन, तो एक तरह से ही है दोनों। एंड अडप्शन ऑफ स्पेशल एंड टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंसिंग एंड क्रॉप रोटेशन, बिल्कुल सही बात है। जब हम क्या करते हैं, क्रॉप रेसिड्यू को इस्तेमाल करते हैं सॉइल को कवर करने के लिए, जब हम क्या करते हैं, क्रॉप सीक्वेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं, क्रॉप रोटेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो एक तरह से कंजर्वेशन पार्ट है ना, वाटर कंजर्वेशन भी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के अंदर आ रहा है ना। ऐसा नहीं है कि भाई कंजर्वेशन के हम मोनोकल्चर प्रैक्टिस को अवॉइड करते हैं, ऐसा नहीं कि हम प्लांटेशन क्रॉप को अवॉइड करते हैं, हम यहाँ पे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के अंदर सॉइल को कंजर्व करने की बात कर रहे हैं, वाटर कंजर्व करने की बात कर रहे हैं, सॉइल कैसे कंजर्व होगा, मिनिमम टीएच से कंजर्व होगा, वाटर कैसे कंजर्व होगा, क्रॉप रेसिड्यू को हम रखेंगे तो वाटर इवापोरेट नहीं हो पाएगा, है ना। टेम्पोरल हम जब क्या करेंगे, क्रॉप रोटेशन करेंगे, तो हमारे पास न्यूट्रिएंट जो है क्रॉप सॉइल के अंदर वो रिसाइकल होते आएंगे। सो दिस आर दी पार्ट ऑफ व्हाट कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, इन इंडिया द यूज ऑफ कार्बोफ्यूरेन मिथाइल पैराथियोन, 2019 में क्वेश्चन आया था, कार्बोफ्यूरेन मिथाइल पैराथियोन फोरेट ट्राइजोफोस इज व्यूड विथ एप्रीहेंशन, दिस केमिकल्स आर, देखो तो बच्चे को पता होना चाहिए कि जो मिथाइल पैराथियोन है क्या है भाई, दिस आर कीटनाशक, सो दिस आर व्हाट, दिस आर पेस्टिसाइड, जो कि बहुत ज़्यादा जिनका बायो एक्यूमुलेशन होता है ना, जिनका क्या होता है, दिस आर पेस्टिसाइड, जो कि क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को मारते हैं, है ना, और है ना, इनका बायो एक्यूमुलेशन हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो यहाँ पे कमेटी बनी थी भाई, अनुपम वर्मा कमेटी 2015 के अंदर, जिसने बोला कि भाई ये मेजरली इन्फ्लुएंस करते हैं, इन पेस्टिसाइड को उसने बैन किया था, 27 पेस्टिसाइड को उसने बैन किया था, याद रखना, 2019 में क्वेश्चन आया था, अनुपम, ये याद रखना भाई, अनुपम वर्मा कमेटी बना था फॉर बैनिंग पेस्टिसाइड, मतलब इसने कमेटी ने ये रिपोर्ट दिया था, और रिपोर्ट देते हुए इसने 27 पेस्टिसाइड को इंडिया के अंदर बैन किया था, और उसमें भी यही थे, पैराथियोन, मिथाइल पैराथियोन, कार्बोफ्यूरन, फोरेट एंड ट्राइजोफोस, ये सब कुछ इसने बैन किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर, हमको बात करनी है फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर की, है ना, उसके एडवांटेजेस की बात करनी है भाई। क्वेश्चन कब आया था यार, क्वेश्चन जो था 2020 में आया था, ठीक है। सो पहला है कंट्रोलिंग दी अल्कालिनिटी इन इरिगेशन वाटर इज़ पॉसिबल, अगर हमने
फर्टिगेशन किया तो एल्कलिनिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं यार। यहाँ पे हमारे पास करेक्ट पूछा है। अगर हम फर्टिगेशन मतलब क्या होता है? फर्टिगेशन मतलब एक ऐसा टेक्निक जहाँ पे हम फर्टिलाइजर को अप्लाई करते हैं इन दी ड्रिप इरिगेशन। फर्टिलाइजर इन ड्रिप इरिगेशन। Okay, so it help in controlling the alkalinity of irrigation water is possible. Efficient application of rock phosphate and all other phosphatic fertilizer is possible. ये गलत है बिकॉज जो फॉस्फेट के जो रॉक फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं ना वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं यार। हैं वाटर में सॉल्यूबल होते हैं? नो, दे आर नॉट सॉल्यूबल। सो वाटर में नॉट सॉल्यूबल होते हैं, सो इसीलिए हमारे पास इसको हम फर्टिगेशन के फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमेशा हम उसी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं फर्टिगेशन के लिए जो कि वाटर सॉल्यूबल हो, बट वो फॉस्फेटिक रॉक होते हैं वो नॉट सॉल्यूबल होते हैं, नॉन सॉल्यूबल इन वाटर। एंड इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट टू प्लांट इज पॉसिबल। बिल्कुल सही बात है, फर्टिगेशन से जो ज़्यादातर न्यूट्रिएंट आसानी से पहुँच पाएंगे और बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो पाएगा। रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट इज पॉसिबल। बिल्कुल सही बात है यार। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 2 को छोड़ के सब, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 42 है व्हाट इज आर एडवांटेज ऑफ जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर। देखो भाई, तो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एडवांटेजेस वाले आ रहे हैं कि भाई बताओ जो जीरो टिलेज का एडवांटेज क्या है, हमारे पास फर्टिगेशन का एडवांटेज क्या है। ठीक है, तो जीरो टिलेज का हमारे पास एडवांटेज बोला गया है। सोइंग ऑफ वीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ द प्रीवियस क्रॉप। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। बिना प्रीवियस क्रॉप के रेसिड्यू को जलाए हम क्या कर सकते हैं? वीट को ग्रो शो कर सकते हैं, जगा सकते हैं, उगा सकते हैं। विदाउट द नीड फॉर अ नर्सरी ऑफ राइस सैपलिंग डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ पैडी सीड इन, है ना, वेट सॉइल इज पॉसिबल। बिल्कुल, सपोज ये वेट सॉइल है, यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट मशीन से ऐसे डाल सकते हैं, जिसको बोलते हैं जीरो टिलेज एग्रीकल्चर। बिना जुताई के यहाँ पे हम बीज को उगा सकते हैं, बीज को डाल सकते हैं सॉइल के अंदर। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द सॉइल इज़ पॉसिबल। बिल्कुल सही बात है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पॉसिबल है बिकॉज हमारे पास जब हम टील करते हैं तो हमारे पास एयर ज़्यादा जा पाता है, जिससे हमारे पास हवा में उड़ जाता है यार वाटर, और वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी चला जाता है। करेक्ट हमसे पूछा गया, तो तीनों यहाँ पे करेक्ट हैं भाई विद रिगार्ड टू जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर, तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 43 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड टू बी प्रैक्टिस ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर, है ना। 2020 में क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन से इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर कंसिडर किए जाते हैं? सो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, यस बिल्कुल सही बात है। डिफरेंट क्रॉप्स होते हैं, तो डिफरेंट क्रॉप्स में जैसे कि हम लेग्यूम्स को उगा रहे हैं, डिफरेंट क्रॉप्स को उगा रहे हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मतलब 2 और मोर क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड, ठीक है, जिससे हमारे पास क्या होता है, कोई एक क्रॉप फेल हो गया दूसरे यहाँ पे चल जाते हैं, इसीलिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जैसे इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर है। लेग्यूमिनिफिकेशन से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। टेंसिनोमीटर का इस्तेमाल क्या है हमारे पास? अगर टेंसिनोमीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी हमारे पास टेंशन को मेज़र करता है भाई, जो ज़मीन में जो स्ट्रेन है ओवरकम, जो सॉइल सक्शन टेंशन है उसको प्लांट ओवरकम कर पा रहा है कि नहीं, उसको हम देखते हैं इससे। एंड वर्टिकल फार्मिंग जो है वाटर को कंजर्व करता है एक प्रकार से, ये भी इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा डी। 1 2 3 4 ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 44 है व्हाट इज द यूज़ ऑफ बायोचार इन फार्मिंग। हमको बात करनी है यूज़ ऑफ बायोचार, है ना, इन फार्मिंग। 2020 में क्वेश्चन आया था यार। बायोचार कैन बी यूज्ड एज पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग। बिल्कुल सही बात है, बायोचार जो है बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है, तो इसको हम वर्टिकल मीडियम के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। When biochar is a part of the growing medium, it promote the growth of nitrogen fixing organism। बिल्कुल सही बात है यार, नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करता है बायोचार। एंड बायोचार इज द पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम, इट एनेबल द ग्रोइंग मीडियम टू रिटेन वाटर फॉर लॉन्गर पीरियड। बिल्कुल सही बात है, तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा डी। 1 2 एंड 3, है ना। क्वेश्चन है 45 है भाई, बड़ा सा है। व्हाट इज पर्माकल्चर फार्मिंग, हाउ पर्माकल्चर फार्मिंग इज डिफरेंट फ्रॉम केमिकल फार्मिंग। कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग से पर्माकल्चर फार्मिंग कैसे डिफरेंट है? तो पर्माकल्चर वर्सेस केमिकल फार्मिंग की बात करनी है, तो जो पर्माकल्चर फार्मिंग है डिस्करेज मोनोकल्चर प्रैक्टिस, बट द कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिस आर प्रिडोमिनेंट।
बिल्कुल सही बात है। पर्माकल्चर जो है वो मोनोकल्चर की बात नहीं करता, बिकॉज आप एक ही क्रॉप उगा रहे हो तो क्रॉप फेलियर अगर हो गया है ना, न्यूट्रिएंट डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाता है। सो इसीलिए जो पर्माकल्चर है वो एडवांस है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का पार्ट है पर्माकल्चर। और पर्माकल्चर क्या है भाई, जो पर्माकल्चर है वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का पार्ट है ना। सो ये डिस्करेज करता है मोनोकल्चर प्रैक्टिस को, बट कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग जो होता है वो मोनोकल्चर प्रैक्टिस को यहाँ पे ध्यान, कन्वेंशनल जो केमिकल फार्मिंग उसमें एक, जैसे कि अब धान उगा रहे हैं, गेहूँ उगा रहे हैं, तो वो ज़्यादा ट्रेडिशनल कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग में देखने को मिलता है। So first statement is correct. Conventional chemical farming can cause an increase in the soil salinity, but the occurrence of such phenomena is not observed in permaculture farming. बिल्कुल सही बात है, बिकॉज permaculture farming जो होता है एक तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है यहाँ पे। Conventional chemical farming is easily possible in semi-arid regions, but permaculture is not so easily possible in such region। गलत बात है भाई, हमारे पास केमिकल जो कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग है वो सेमी एरिड रीजन जहाँ पे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है वहाँ पे इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट जो पर्माकल्चर फार्मिंग है जहाँ पे वेल डिज़ाइन सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं, यहाँ पे वेल डिज़ाइन सिस्टम होता है यार। सो यहाँ पे हमारे पास क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सेमी एरिड रीजन में पर्माकल्चर को, ये बट ये नहीं कर सकते बोल रहे, तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। Practice of mulching is very important in permaculture farming but not necessary in so conventional farming। बिल्कुल सही है, मल्चिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है भाई पर्माकल्चर फार्मिंग का। सो फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट है ना, जिससे ये क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है एफिशिएंसी को। सो करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा 1 to 4, आंसर हो जाएगा बी। 146 नंबर का भी क्वेश्चन बड़ा है भाई, 2021 में आया था क्वेश्चन हमारे पास। क्या पूछा था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया प्रिपरेशन फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, हमको बात करनी थी इंडिया का प्रिपरेशन जो है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में करेक्ट बताना था। द क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच इन इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट लेड बाय क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी CCAFS एंड इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम। बिल्कुल सही बात है यार, हमारे पास ये जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है वो CCAFS का एक हमारे पास इनिशिएटिव है। The project of CCAFS is carried out under the Consultative Group on International Agriculture Research, जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस के अंदर है। बिल्कुल सही है, देखो भाई ये न्यूज़ में था हमारे पास क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, इसीलिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है, इसके बारे में बहुत सारी डिटेल, बहुत सारी चर्चा हुई थी ना, इसलिए। द इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इन इंडिया इज़ वन ऑफ दी CCIAR रिसर्च सेंटर, ये भी सही है। जनरली इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें सब सही होता है, हेड क्वार्टर पे थोड़ा ध्यान देना, बाकी जितने भी है सब इसको सही मान के आगे बढ़ जाना चाहिए। सो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, ये हमारे पास क्वेश्चंस हो गए फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर से, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने देखे एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंट से। ओके, टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन थे भाई, 15 क्वेश्चन थे। ओके।